हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर, डिटेल आंसर हम उनका करेंगे, ठीक है। और दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन। जून 2025 में आपके क्वेश्चन आए थे, वहीं से ही आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर लेटेस्ट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर लिए गए हैं, जिसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, डिस्क्राइब भी करूंगी और कोशिश करिएगा आप भी उनको आंसर उनको करने के लिए, ठीक है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा, पीडीएफ के लिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ले सकते हो। किसी को क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकता है, या साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे मैसेज कर सकता है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे वो आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहेंगे और साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम उनकी करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द टाइप ऑफ मार्केट वेयर फ्यू सेलर आर सेलिंग कंपीटिंग प्रोडक्ट टू मैनी बायर्स इज नोन एज। तो जहां पर आपके थोड़े से सेलर होते हैं, मतलब थोड़े से विक्रेता होते हैं और जो कंपीट करते हैं प्रोडक्ट के साथ, एंड इनको और बाई किया जाता है। मतलब थोड़े से सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर के द्वारा उसको बाई किया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? क्या उसको मोनोपोली बोला जाता है, या उसको मोनोपोलिस्टिक बोला जाता है, ओलिगोपोली कहते हैं, या परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं? तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। सो मोनोपोली आपका क्या होता है? मोनोपोली के अंदर जो है, आपके अंदर आपका एक बायर, एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं। क्या होता है? एक सेलर होता है, एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको ये माना जाएगा कि वो परचेज कर लिया जाएगा किसी ना किसी के द्वारा। जिस तरह का भी कोई भी प्रोडक्ट बनेगा उसको परचेज किया जाएगा मार्केट में, ये मोनोपोली में माना जाता है, ठीक है। वहीं पर आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? जहां पर बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, लेकिन हर एक जो आपका सेलर होता है उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु किसी ना किसी रूप में, रंग में, आकार में, ब्रांड में या लोगो में वो अलग होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट के अंदर, उसको आप बोलते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोली में एक सेलर होता है, बहुत सारे बायर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। वहीं पर जो ओलिगोपोली होती है, ओलिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब थोड़े से सेलर होते हैं जो सेल करते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट को। वो आपके हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं, होमोजेनियस भी हो सकते हैं, मतलब कि उनमें विभेद भी पाया जा सकता है। वो रंग, रूप, आकार में अलग अलग भी हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं कि सभी सेलर के द्वारा एक जैसे ही प्रोडक्ट आपके बेचे जाएं, ये भी हो सकता है। मतलब कि थोड़े से सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर आपके होते हैं, वो होते हैं ओलिगोपोली के अंदर। और परफेक्ट कंपटीशन आपका क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपटीशन जहां पे आपके बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, लेकिन हर एक सेलर के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु जो होती है वो सेम होती है। मतलब उसके अंदर किसी भी तरह का भी रंग, रूप, आकार भेद नहीं पाया जाता है, एक जैसी प्रकृति की होती है। यही पर आप ऐसे देख सकते हो कि जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो दोनों लगभग सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि आपके जो वस्तुएं बेची जाती हैं सेलर के द्वारा वो एक अलग अलग प्रकृति की होती है, और जो परफेक्ट कंपटीशन में होती है वो एक जैसी प्रकृति की होती है। तो यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा। इसका आंसर आपका होगा ओलिगोपोली, जिसको आप बोलते हो हिंदी में अल्पाधिकार। क्या होता है? अल्पाधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2025 जून में आपका अभी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, किसके ये टाइप होते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के टाइप होते हैं जो आपका
पेस्टल के अंदर आता है, ठीक है, उसी के अंदर इकोनॉमिक्स आता है, उसी के ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये एनवायरनमेंट के आपके टाइप है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उसी के अंदर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो छोटे लेवल के ऊपर होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल के ऊपर होता है। माइक्रो को आप कंट्रोल कर सकते हो, मैक्रो को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैक्रो को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सो ये है, हमें ये बताना है यहाँ पर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट प्राइसिंग है, कंज्यूमर बिहेवियर है, इंटरेस्ट रेट है, फैक्टर प्राइसिंग है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग जो होती है वो आपकी इंडस्ट्री के द्वारा या आपकी बिजनेस के द्वारा, फर्म के द्वारा सेटअप किया जाता है। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हो। कंज्यूमर का बिहेवियर को भी आप देख सकते हो कि कंज्यूमर किस तरह से मार्केट के अंदर जा रहा है, किस तरह से मार्केट के अंदर वो किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, उसको आप जज कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होता है। वहीं पर फैक्टर प्राइसिंग भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। इंटरेस्ट रेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल के ऊपर होता है, ये पूरे इकोनॉमी के लेवल का होता है, इसलिए ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और प्रोडक्ट प्राइसिंग भी आपका, प्रोडक्ट का प्राइसिंग आपकी इंडस्ट्री के द्वारा सेटअप किया जाएगा, ठीक है, ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। सॉरी, जो फैक्टर प्राइसिंग है ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंटरेस्ट रेट जो है आपका क्या है, इंटरेस्ट रेट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो इसी के द्वारा आपका जो आंसर हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग भी ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर प्राइसिंग। तो कौन सा है, ABD। तो जहां पर ABD दिखेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से आपको सिर्फ एक ही एलिमिनेशन करना था, जो था इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका किसका पार्ट है, इंटरेस्ट रेट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर आपका 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इन पेस्टल फ्रेमवर्क व्हाट डज L डिनोट्स। तो आपको पता होना चाहिए पेस्टल के अंदर जो है कौन कौन से, जो जितने भी ये वर्ड लिखे हैं इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, P से आपका मतलब होता है पॉलिटिकल, E से मतलब होता है इकोनॉमिकल, ठीक है, S से आपका मतलब होता है सोशल, T से आपका मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, L से मतलब होता है लीगल और E से आपका मतलब होता है एनवायरमेंटल। तो ये सब आपके एनवायरमेंट है जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिनोट करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी आपको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ये पिस्टल आता है तो उसको आप याद रख सकते हो। यही से आपका L जो है वो डिनोट करता है लीगल को, तो यहां से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा लीगल। तो आपको यहाँ पर पिस्टल को फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हो सके तो उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। सो ये सब आपका आता है इसके अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है आपका क्वेश्चन, इन इंडिया द टर्म ऑफ एवरी यूटिलिटी पेटेंट गारंटीड शैल बी ऑफ डैश ईयर्स। मतलब कि जो भी आपका पेटेंट होता है वो कितने साल के लिए जो है वो वैलिड रहता है, उसकी यूटिलिटी उपयोगिता, आप कितने टाइम तक पेटेंट को यूज कर सकते हो। सो ये आता है आपका कितने साल के लिए होता है, क्या ये 10 साल के लिए होता है, 20 के लिए, 30 के लिए, 50 के लिए, कितने साल के लिए होता है। सो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपका ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है और आपका पेटेंट आता है। तो जो आपका 10 ईयर के लिए कौन सा होता है, 10 ईयर के लिए आपका होता है ट्रेडमार्क, जो कब आया था, 1999 में। 1999 में आपका ट्रेडमार्क आया था और ट्रेडमार्क 10 ईयर के लिए वैलिड होता है। एक बार जब आप ट्रेडमार्क ले लोगे, जो लोगों के ऊपर, साइन के ऊपर लिया जाता है, अगर आप एक बार ट्रेडमार्क ले लोगे तो वो जो है आपका 10 ईयर के लिए आपके पास वैलिड रहेगा। 20 ईयर के लिए आपका, 10 ईयर के लिए आपका ट्रेडमार्क रहता है, 20 ईयर के लिए आपका पेटेंट रहता है, जो कब आया था, 1970 में। पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970 में। और ये 20 ईयर के लिए आपका जो है वो इसकी यूटिलिटी रहती है कि 20 ईयर तक जो है आप अपना पेटेंट ले सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, लोगों के ऊपर, जिस किसी के ऊपर के पेटेंट लेते हैं तो 20 साल के लिए वो आपका, 20 साल के लिए आपका वो वैलिड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
जो कि है अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन नीड एज पर मास्लो हियरार्की ऑफ नीड्स। अब आपको पता होगा कि मास्लो ने जो है वो आपकी हियरार्की की नीड्स दी थी, जिसके अंदर इसकी कुछ 5 नीड्स थी। तो आपको उसी की हियरार्की बतानी है कि किस तरह से सबसे पहले कौन सी नीड दी थी, फिर कौन सी नीड दी थी, फिर कौन सी नीड दी थी, इस तरह से आपको ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए कौन कौन सी दी थी। तो सबसे पहले मास्लो ने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि मनुष्य को सबसे पहले जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, उसकी बेसिक नीड को पूरा किया जाए। तो फर्स्ट आपकी जो नीड होती है वो होती है आपकी बेसिक नीड होती है, जो खाना हो गया, पीना हो गया, रहने के लिए घर हो गया, कपड़ा हो गया, मकान, तो ये सब चीज़ें आपकी बेसिक नीड के अंदर आती है, जिसको आप साइकोलॉजिकल नीड भी बोलते हो। तो पहला आपका आ जाएगा साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है। उसके बाद मास्लो ने बोला कि अगर आपकी बेसिक नीड फुलफिल कर दी जाती है, उसके बाद इंसान चाहता है कि वो थोड़ी सी सेफ्टी के अंदर रहे, थोड़ा सा सेफ रहे। तो सेकंड में आएगा आपका सेफ्टी नीड्स, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि जब उसकी सेफ्टी नीड भी सेटिस्फाई हो जाएगी, वो सेफ हो जाएगा, उसके बाद वो कुछ ऐसा चाहेगा कि उस सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और उसको समाज में रहना होता है। तो समाज में उसके कुछ दोस्त होने चाहिए, मित्र होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से सोशल नीड को उसके बाद पूरा किया जाएगा। उसके बाद आपके पास आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड होती है, अब वो चाहता है कि अब उसकी सारी सेटिस्फाइड हो गया है, अब वो चाहता है कि उसका एक प्रभुत्व हो, मतलब समाज में उसको एक अलग नजरिए से देखें। जैसे कि वो चाहता है कि जहां पर भी वो जॉब कर रहा है उसमें वो बड़े मतलब उसकी पदोन्नति हो, वो बड़े पद के ऊपर आसीन हो, उसको एक अलग नजरिए से देखा जाए, ठीक है। अब वो एस्टीम नीड को पूरा करेगा। यहीं पर जो है सारी नीड्स आपकी समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद कोई ही लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल करते हैं, वो होती है आपकी आत्म प्राप्ति की नीड। मतलब कि इंसान है अब वो पूरा संतुष्ट हो चुका है, उसकी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी नीड्स अब बाकी नहीं है, अब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये आपकी 5th पे हो जाएगी, 4th पे हो जाएगी ये। तो इस तरह से आपका बनेगा डी, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा ई, जो है आपका 1 के अंदर। सो यहां से और आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हायरार्की है, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपका अरेंज करके क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 3rd नंबर पे कौन सी नीड है या 5th नंबर पे कौन सी नीड है आपकी जो मास्लो के द्वारा बताई गई है, जिसको फुलफिल किया जाएगा, या इस नीड के बाद कौन सी नीड को फुलफिल किया जाएगा। सो ये थे आज के आपके 5 क्वेश्चन जो हमने किए, डिटेल्ड हमने इसको किया। ऐसे ही अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं ऐसे ही और क्वेश्चन से और यूनिट्स के भी लेके आऊँगी। जो लेटेस्ट आपके पूछे गए हैं ये 2025 जून के अंदर ही क्वेश्चन अभी आए हैं, नए ही क्वेश्चन है, हाल ही में पूछे गए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ही हैं, ठीक है। कोई भी MCQ से क्वेश्चन नहीं है या बुक से नहीं लिया गया था, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न के द्वारा ही थे, वहीं से ही लिए गए थे। जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और UGC नेट के लिए कॉमर्स विद भारती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।